जोहार। मैं शंकर पाठक उर्फ पाठक बाबा आप सभी किसान भाई बहनों का कृषि दर्शन के इस अंक में हार्दिक स्वागत करते हैं। आपके पत्र हमें लगातार मिलते रहते हैं। आपकी कृषि के प्रति यह प्रेम देखकर मुझे बहुत ही खुशी होती है। आपके समस्याओं का समाधान हम अपने कुशल विशेषज्ञों के द्वारा करवाने का प्रयास करते रहते हैं। आज भी कुछ नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ उपस्थित हैं और सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंदर सिंह देओल। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। बंजर भूमि में दलहन और तेलहन फसलें लगाने के लिए मिलेगा अनुदान। गर्मा फसलें समय पर लगाना लाभकारी। निकाय गुड़ाई के लिए उत्तम कृषि यंत्र है डच हो। जिन किसान भाइयों के पास बंजर भूमि बेकार पड़ी है, ऐसे किसानों को उस भूमि में दलहन और तेलहन फसलों की खेती करने के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाती है। कृषि विभाग की एक योजना द्वारा इस भूमि पर तिलहनी और दलहनी फसलों को लगाने के लिए किसानों को 4,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान का प्रावधान है। जो किसान तिलहन और दलहन खेती करेंगे बंजर भूमि में, उसके लिए हम लोग 4,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम लोग किसान को देते हैं, जिसमें से 2,500 रुपया उसको खेत को बनाने में और उसका बीज और खाद के लिए देते हैं और 1,500 रुपया मेड़बंदी वगैरह का है उसके लिए देते हैं। ये किसान भाइयों, जाड़े का मौसम अब अपने अंतिम चरण पे है। अब धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। यह समय तिल, मक्का, उड़द और मूंग जैसी गर्मा फसलों के लगाने के लिए उत्तम समय है। यदि समय पर इन फसलों की बुवाई कर दी जाए तो निश्चित तौर पे बेहतर उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। तापक्रम में वृद्धि होगी और किसान को सजग होना चाहिए आगामी फसल के लिए। गर्मा की खेती के लिए किसान 15 फरवरी से मन बना लें। तिल, गर्मा मकई, गर्मा उर्द और गर्मा मूंग की खेती समय करें। 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में बुआई करते हैं तो सर्वाधिक उपज मिलेगी। सब्जियों की खेती करने वाले किसान यदि भिंडी की फसल लगाने के इच्छुक हैं तो वो कृषि विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित उन्नत प्रभेद अर्का अनामिका, पूसा A4 और परभनी क्रांति नामक बीजों की बुआई कर सकते हैं। ये प्रभेद झारखंड की मिट्टी एवं जलवायु में अच्छी उपज प्रदान करते हैं। अर्का अनामिका, पूसा A4 और परभनी क्रांति भिंडी के उन्नत प्रभेदों में मुख्य हैं। गर्मा में फरवरी से लेकर मार्च तक इनकी बुआई की जा सकती है। इन किस्मों की 15 से 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर एवं उचित कृषि कार्यों को करके लगभग 150 से 200 क्विंटल उपज पाई जा सकती है। भिंडी की खेती के लिए अर्का अनामिका, पूसा A4, परभनी क्रांति जो अच्छे संस्था से लाएं और उसको लगाएं। टमाटर की फसल को चूर्ण लासिता रोग ज्यादातर नुकसान पहुंचाते हैं और कृषकों को हानि उठानी पड़ती है। टमाटर के पौधों में सफेद चूर्ण जैसा पत्तों और तनों में दिखाई देना इस रोग के लक्षण हैं। इसकी वजह से पौधे सूखने लगते हैं। फसल को इस रोग से बचाने के लिए कृषक हमारे विशेषज्ञ द्वारा बताई तकनीक का इस्तेमाल कर लाभान्वित हो सकते हैं। टमाटर में सफेद चूर्ण रोग का भी प्रकोप होता है। जैसे आपका पत्ता में, तना में सफेद चूर्ण रोग यदि हो गया तो हो जाता है, जिससे आपका पौधा जो है सूखने लगता है। तो इसके लिए किसान भाई, जैसे आपको सफ़ेद चूर्ण रोग का प्रकोप हो जाता है तो आप सल्फेक्स दवा आता है, इसका 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी मिलाकर इसको छिड़काव कर दें और इसका छिड़काव 10 दिन के अंतर पर 2 से 3 बार करें तो इससे आपका सफ़ेद चूर्ण रोग नियंत्रित हो जाता है। कृषि उपकरण कृषि कार्यों में किसान की मदद कर खेती बाड़ी को आसान बनाता है। कृषि उपकरणों की श्रृंखला में एक नाम है डच हो। यह उपकरण वैसे तो निकाय गुड़ाई कार्य के लिए है, परंतु इससे और भी काम लिए जा सकते हैं। इस उपकरण का नाम है टच हो। ये उपकरण वैसे तो फसलों में निकाई गुड़ाई के काम को आसान करता है, लेकिन इस उपकरण द्वारा
खेत में नाली और मेड़ भी बनाया जा सकता है। एक दिन में लगभग 15 डिसमिल खेत में लगे फसलों की निकाई करने में सक्षम इस उपकरण को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। कृषि समाचार में अब बारी है सफल किसान से मिलने की। तो आइए मिलते हैं एक सफल किसान से और जानते हैं सफलता की मंजिल उन्होंने कैसे पाई। अपने से खेती हम लोग करते हैं और खेती जो अभी नया विकसित बीज खाद हुआ है उसके तरीके से हम लोग करते हैं और उसमें बहुत लाभ है। हम लोग इसी से पूरा परवरिश बच्चे के पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से करते हैं। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। कोडरमा अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज राज्य की प्रमुख मंडियों में अनाज हल्के उतार चढ़ाव के साथ सामान्य रही। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले समय में खाद्य तेलों के भाव में वृद्धि हो सकती है। उधर सब्जी मंडियों में हरी सब्जियों की अच्छी आवक से मूल्यों में नरमी है। वहीं आज भी के कुछ प्रमुख अनाजों के भावों पर नजर डालें तो इस प्रकार रही। चावल मध्यम न्यूनतम 2100 रुपए से लेकर अधिकतम 2600 रुपए। चावल उत्तम न्यूनतम 2400 रुपए से लेकर अधिकतम 4200 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1400 रुपए से लेकर अधिकतम 1800 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 5600 रुपए से लेकर अधिकतम 6900 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4400 रुपए से लेकर अधिकतम 5500 रुपए। दाल चना न्यूनतम 3400 रुपए से लेकर अधिकतम 4600 रुपए। चीनी न्यूनतम 3450 रुपए से लेकर अधिकतम 3600 रुपए। आलू न्यूनतम 700 रुपए से लेकर अधिकतम 1000 रुपए और प्याज न्यूनतम 1400 रुपए से लेकर अधिकतम 1900 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। खबरें खेती के अंतर्गत आपने जाना मंडी भाव और साथ ही जाना मौसम की जानकारी और कृषि तकनीक की भी जानकारी। और भी महत्वपूर्ण जानकारी आगे है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। और देखिए ये संदेश। ये लो और बताओ बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का कृषि दर्शन के इस अंक में फिर से स्वागत है। पाठक बाबा, सबसे पहले तो आज की देरी के लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। अरे कोई बात नहीं आनंद, कार्यक्रम तो अभी शुरू हुआ है। आज आप हमारे किसान भाई बहनों के लिए कौन सी महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आए पाठक बाबा? आज जो पहली जानकारी लेकर आए हैं वैसे किसान भाई जो कि पशुपालन करते हैं, गाय में गर्भाधान के तरीके और लक्षण के बारे में, और इस बारे में विस्तृत से जानकारी दिलवाते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर असद हुसैन जी से, और जिनसे बातचीत कर रहे हमारे सहयोगी संजय कुमार सिंह। किसान फसलों के खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। पशुओं में अगर बात करें तो गाय पालन सबसे प्रमुख आता है।
गायों को वैज्ञानिक तरीके से देखभाल तथा समय समय पर टीकाकरण से हम अपने गायों को स्वस्थ बनाए रखते हैं और संतुलित आहार से दूध उत्पादन में बढ़ोतरी कर हम अच्छा खासा मुनाफा भी कमाते हैं। प्राथमिकता की अगर बात करें तो आवास, संतुलित आहार और ठीक ढंग से देखभाल ही हमारे पशुओं को स्वस्थ बनाए रखता है। गाय में गर्भाधारण के लक्षण भी महत्वपूर्ण हैं। जानकारी के अभाव में पशुपालक ये लक्षण पहचान नहीं पाते और उचित समय पर गायों में गर्भाधान नहीं करवा पाते, जिससे पशुओं के स्वास्थ्य पर काफी असर होता है। आमतौर पर देशी गाय 28 से 30 महीनों में तथा संकर नस्ल की गाय 17 से 18 महीनों में गर्भाधारण की अवस्था में आ जाते हैं, जिसे आम भाषा में गाय का गर्म होना भी कहा जाता है। इसके लक्षण बहुत सारे हैं, जिनमें प्रमुख है, अगर किसी गाय ने पहले बच्चे दिए हैं, उनके दूध की उत्पादन क्षमता कम हो जाती है, आहार कम खाना, थोड़ा थोड़ा पेशाब करना, पारदर्शी डिस्चार्ज करना तथा सामान्य अवस्था में योनि मार्ग हल्का गुलाबी होता है। जैसे ही गाय गर्म हो, योनि मार्ग लाल हो जाता है। ये लक्षण प्रातः काल या शाम के समय में गायों में दिखता है। इसके अलावा जब पशुपालक आहार देते हैं और उस समय गाय अगर उन पर चढ़ने की कोशिश करती है, तब समझ जाना चाहिए कि हमारी गाय गर्भाधारण के लिए तैयार है। लक्षण दिखने के 12 घंटे बाद ही साढ़ या कृत्रिम गर्भाधारण गायों के लिए लाभदायक होता है। जैसे हमारे किसान भाई खास झारखंड के परिवेश में, चूंकि गाय का तो पालन करते हैं, लेकिन उसमें दूध उत्पादन कम है, तो उस स्थिति में भी अगर हमारे किसान भाई थोड़ा सा गायों में ध्यान देंगे कि गायों के गर्म होने का क्या लक्षण है, और हमारे जो देसी गायें हैं, अगर वो बाछी से अगर वो गाय बड़ी होकर परिपक्व हो रही है तो उसे गर्म होने में कम से कम 28 से 30 महीने का समय लगता है, अर्थात 2.5 साल। लेकिन अगर हमारी जो संकर गायें हैं उसका खान पान अगर सही से किया गया हो, वैज्ञानिक विधि से पाला गया हो और समय पर उसका टीकाकरण किया गया हो, तो उस स्थिति में ये जो है सो संकर बाछी जो है वो 17 से 18 महीने अर्थात 1.5 साल में वो गर्म हो जाती है। तो गर्मी का लक्षण बहुत से किसान भाई इस चीज़ को नहीं पहचान पाते हैं कि गर्मी का क्या लक्षण है। इस स्थिति में जैसे कि गाय अगर दूधारू गाय है, एक बार बच्चा दे चुकी है, तो दूसरी बार अगर वो गर्म होगी तो उसका दूध उत्पादन थोड़ा कम हो जाएगा। ये गाय एक तो है कि जब जैसे कोई भी उसको जो दाना पानी देने वाले हैं जब जाते हैं तो उस समय गाय में थोड़ी उद्वलता रहती है, थोड़ी एक्साइटमेंट रहता है, तो वो गाय जो है तो खाना कम खाएगी या उस पर माउंट करने के चढ़ने का प्रयास करती है गर्मी के प्रारंभिक अवस्था में। दूसरा लक्षण है कि वो थोड़ा थोड़ा करके वो उसका ये होता है, पेशाब करती है, और उसके जो योनि मार्ग में अगर योनि मार्ग को अगर वो थोड़ा सा हटा करके देखा जाए तो योनि मार्ग पूरा उसका लाल रहता है। सामान्य अवस्था में जो योनि मार्ग होता है वो गुलाबी, हल्का गुलाबी रंग का होता है, लेकिन जब गाय गर्म होती है तो उसका योनि मार्ग है वो पूरा लाल रहता है। उसके अतिरिक्त योनि मार्ग से जो है पारदर्शी स्राव होता है, ये जिसको हम लोग डिस्चार्ज बोलते हैं। तो इससे ये भी समझिए कि किसान भाइयों को कि गाय गर्म है। अगर डिस्चार्ज पारदर्शी के बजाय उसमें पीलापन हो या पीप का थक्का जैसे दिखे तो यह लक्षण बच्चेदानी में संक्रमण के कारण होता है। इससे बचने के लिए तुरंत पशु चिकित्सक से सलाह लेना उचित होता है। इसके अलावा जो गाय बच्चा या गर्भधारण ना कर पाती है, इसका कारण पेट में कीड़े का होना होता है, जिससे अंतःस्रावी ग्रंथियां अपना हार्मोन का रिसाव नहीं कर पाती हैं। इससे बचने के लिए गोबर की जांच करानी चाहिए। जिन गायों का वजन 200 केजी से कम हो, उनको अल्बेंडाजोल दवा 2.5 से 3 ग्राम गुड़ या चोकर के साथ खाली पेट में देना चाहिए, तथा जिनका वजन 350 से 400 केजी हो, उनको 3 से 4 ग्राम यह दवा देने से हम पेट के कीड़े से अपने गाय को बचा लेते हैं। कुछ कुछ गाय ऐसी होती हैं जो साइलेंट हीट में आती है, अर्थात उसमें ये स्राव जो है ये कम होता है। लेकिन अगर स्राव में भी हमारे किसान भाई ये देखें कि अगर वो पारदर्शी स्राव हो रहा है, तब समझना चाहिए कि उसके बच्चेदानी में कोई संक्रमण नहीं है। अन्यथा कभी ऐसा भी होता है कि वो स्राव में ज़्यादा पीलापन हो या पीप का थक्का आता है, तो समझना चाहिए कि उसके बच्चेदानी में संक्रमण है या पीप आ गया है, या कभी कभी वो स्राव सामान्य से जो होना चाहिए उससे बहुत अधिक लालीपन लिए रहता है। तो इस स्थिति में भी समझना चाहिए कि उसके बच्चेदानी में कहीं पर संक्रमण है। इसके अतिरिक्त अगर वो स्राव में अगर वो ज़्यादा लालीपन हो या पीलापन हो तो उसके बच्चेदानी में संक्रमण है। इस स्थिति में उसे गर्भाधान या तो सांड द्वारा या फिर कृत्रिम गर्भाधान विधि द्वारा गर्भाधान नहीं करवाना चाहिए, बल्कि नज़दीक के पशु चिकित्सक से सलाह लेकर के उसमें संक्रमण को हटाने के लिए उसमें या तो एक बहुत सी दवाएं आती है जो बच्चेदानी में टैबलेट का रूप होता है, उसे टैबलेट को ही डाला जाता है, या नहीं तो बहुत सी कुछ ऐसे एंटीबायोटिक है जिसे पानी में घोल मिला करके उसके बच्चेदानी में इंजेक्शन द्वारा पाइप से डाला जाता है, या कुछ दवाएं ऐसी भी होती हैं जिसे उसको खिलाया भी जाता है। अगर संभव हो तो पहले अगर पुनः गाय या तो गर्भधारण करने से पहले ही या उसको गोबर की जांच करवा ले। गोबर की जांच करवा करके कोई भी जो स्पेसिफिक अगर गोबर की जांच कर, जैसे मनुष्यों में या जैसे मल का जांच होता है स्टूल टेस्ट, उसी तरह इसमें
काऊ डंग टेस्ट या गोबर जांच होता है। तो उस गोबर जांच करने में अगर पेट के अंदर कोई कीड़ा हो तो ये पता चल जाएगा कि कौन सा उसमें अमुक कीड़ा है। उस कीड़े के हिसाब से भी पशु चिकित्सक की सलाह से उसे दवा दी जानी चाहिए। अगर हमारे किसान भाई कुछ ऐसे हैं जो सुदूर गाँव में रहते हैं, जिनके पास गोबर जांच की सुविधा नहीं है, तो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है अल्बेंडाजोल, ये दे देने से पेट के अंदर के विभिन्न प्रकार के कीड़ों से उसका निदान हो जाएगा। संतुलित आहार से गायों के दूध की उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी होती है तथा साथ ही साथ दाना मिश्रण के रूप में चोकर, खल्ली और दर्रा जो कि जौ, जई या मक्का का होता है, अपने पशुओं को आहार के रूप में देना लाभदायक होता है। इसके साथ साथ हरी घास और पुआल की कुट्टी के रूप में हम दैनिक आहार में शामिल कर अपने पशुधन को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं। हमारे किसान भाई जो है सो जब भी उसको दाना दें तो उसे एक संतुलित आहार दिया चाहिए। एक जो है संतुलित या कंसंट्रेट राशन होता है दाना मिश्रण, उस दाना मिश्रण का अनुपात जो है सो विभिन्न मुख्य रूप से 3 अवयवों से मिला होता है, जिसमें हम मुख्य रूप से एक अवयव चोकर होता है, एक अवयव होता है खल्ली जिससे प्रोटीन की प्राप्ति होती है, चोकर जिससे हम पेट भी भरता है, और दूसरा अवयव होता है कि दाने का दर्रा जिसमें जौ, जई या मकई और बाजरा का दर्रा दिया जाना चाहिए। ये तीनों चीज़ जो है सो एक तिहाई का अनुपात मिलाया जाना चाहिए। और अगर हम 10 kg का अगर ये दाना मिश्रण बना रहे हैं तो इसमें कम से कम 50 ग्राम जो है सो मिनरल मिक्सचर दिया जाना चाहिए और 25 से 30 ग्राम उसको नमक दिया जाना चाहिए। और ये दाना मिश्रण जो है तो शरीर के सामान्य रखरखाव के लिए कम से कम 1 kg प्रतिदिन दिया जाना चाहिए। और गाय अगर दुधारू है, दूध दे रही है, तो प्रति 3 kg दूध उत्पादन पे 1 kg दाना मिश्रण दिया जाना चाहिए। तो हमारे गौपालक किसान भाई आज की इस जानकारी से जरूर लाभ उठाएंगे, है ना गौरी? इसमें कोई शक है आनंद भैया? आनंद गौरी, फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का, तो लेते हैं ये अल्पविराम और देखिए संदेश। अरे भैया, इसकी क्या जरूरत? किसकी क्या जरूरत है? अरे मिलता तो है बाजार में। क्या मिलता है बाजार में? बुझो तो जाने। अरे बुझावन भैया, पहेलियाँ क्यों बुझा रहे हो? साफ बताओ ना क्या बात है। अरे किसना, इनके कहने का मतलब है ना कि जब बाजार में रेडीमेड उर्वरक सुंदर सुंदर बोरा में बंद मिलता है, तभी गोबर में लिसराने का क्या जरूरत है? हाँ, क्या फायदा? हमको बुड़बक समझो क्या? ज्यादा रासायनिक खाद का प्रयोग हमारे खेत को बंजर बना देता है, इसलिए हम अपने खेत में ज्यादा से ज्यादा जैविक खाद का प्रयोग करते हैं। आप भी अपने खेत में जैविक खाद का प्रयोग करें। पाठक बाबा, हमारे एक किसान भाई ने गर्मा धान की खेती के बारे में जानना चाहा। हमें लगता है पाठक बाबा इसके बारे में हमें पहले भी जानकारी दिलवा चुके हैं। अरे कोई बात नहीं, जिस बारे में जितना जानना चाहोगे उसकी जानकारी उतनी ही होगी। तो आओ आज इस संबंध में विस्तार से जानकारी दिलवाते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद कुमार जी से, और जिनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी भानु घोष। कृषि दर्शन देखने वाले तमाम कृषक भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, आज हमने आपके लिए विषय रखा है गर्मा धान की खेती कैसे करें, और इस विषय पे जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र जगन्नाथपुर पश्चिमी सिंहभूम के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर प्रमोद कुमार। आइए इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद भानु जी, और सभी किसान भाइयों को जोहार। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का हमने विषय लिया है गर्मा धान की खेती, तो आप सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को बताएं कि गर्मा धान की खेती वो कैसे करें और इसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखा जाए। किसान भाइयों, गर्मा धान की खेती के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप सही वक्त पर सब खेतीबाड़ी का काम करें, गर्मा खेती धान की खेती का। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग नर्सरी बनाते हैं। नर्सरी उगाने के लिए सबसे पहले जितने एरिया में, जितना रकबा में आपको धान का खेती करना है, उसका 10वां भाग में हम लोग पौधशाला तैयार करते हैं। तो पौधशाला तैयार करने के लिए पहले बीज को रात भर फुला लिया जाता है, उसमें विस्टिन डाल दिया जाता है, और उसके बाद दूसरे दिन निकाल करके उसको जूट के बोरा में रख करके 1 दिन रहने दिया जाता है। उसके बाद जब हल्का अंकुरन होता है तब कादो किया हुआ खेत में, जो बताए कि एक 10वां भाग, खेत का 10वां भाग में उसको समान रूप से उसकी बुआई कर देते हैं। उस समय ध्यान रखना चाहिए कि खेत में वो जहाँ पर पौधशाला तैयार कर रहे हैं वहाँ पर पानी जमा न रहे। वो अंकुरन होने के बाद तब फिर उसमें पानी जमा होने से भी कोई नुकसान नहीं होता है। इसके बाद 1 महीना के आसपास, 25 से 30 दिन के आसपास, जब पौधा तैयार हो जाता है, रोपाई के लायक हो जाता है, तब हम लोग उसको कदवा किया हुआ खेत में
उसकी रोपाई करते हैं। इस समय हम लोग कदवा करने के समय ही खेत में उर्वरक की मात्रा को डालते हैं। उस उर्वरक में फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र और पोटासिक फर्टिलाइज़र जो कि जिसका की मात्रा लगभग फॉस्फेट का 60 किलो और पोटास का 40 किलो प्रति हेक्टेयर और नेत्रोजन है उसका 1/3 भाग पूरा 1 हेक्टेयर के लिए 120 केजी नाइट्रोजन का जरूरत पड़ता है, तो उसका 1/3 यानी 40 किलो प्रति हेक्टेयर के दर से खेत में अंतिम कदवा करने समय, अंतिम जुताई के समय खेत में डाल दें। उसके बाद जब समतल करने के लिए पाटा चलाएंगे और उसके बाद 20 सेंटीमीटर कतार से कतार दूरी पर 2-3 पौधा एक साथ रोपाई करेंगे। डॉक्टर साहब, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन से प्रमुख किस्में हैं जिन्हें हमारे किसान भाई लगाएं और अधिक मुनाफा कमाएं। जो अनुशंसित उन्नत किस्में हैं हमारे प्रदेश के लिए, उसमें IR 36, IR 64, ललाट, MTU 10-10, सहभागी और नवीन, ये सब जो है यहाँ अच्छी उपज देती है। ये सब ऐसी किस्में हैं जो कि मध्यम अवधि की किस्में हैं, जो 115-20 दिन में तैयार हो जाती है और इसकी रोपाई हम लोग फरवरी से 5 मार्च तक इसकी रोपाई कर देनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि जो गर्मा धान की खेती वो करेंगे तो उनमें वो किन किन सावधानियों को विशेष करके ध्यान देंगे ताकि उनको अच्छी पैदावार मिल सके। जब हम लोग धान की रोपाई करते हैं तो उसके 15 दिन बाद अगर कतार में 20 सेंटीमीटर कतार की दूरी में लगाए हैं तो किसान भाई उसमें कोनो वीडर अवश्य चलाएं। रोपाई के 15 दिन के बाद से पहला जो है कोनो वीडर पहली बार चलाएं, उसके 10 दिन के अंतराल पर एक बार और, या अगर संभव है तो तीसरी बार भी कोनो वीडर चलाएं। इससे उनका जो है फसल का जो टिलरिंग होता है, कल्ला निकलने का जो संख्या होता है कल्ला का, वो बढ़ता है और उससे फिर उत्पादन भी बढ़ता है। एक चीज़ और इसमें ध्यान देने की बात है कि अगर कोनो वीडर नहीं चलाए तो रासायनिक विधि से भी खरपतवार का नियंत्रण हो जाता है, क्योंकि खरपतवार जो है अगर सही समय पर नियंत्रण नहीं किया जाए तो किसान भाई गर्मा धान के उपज में 60 से 70% तक की जो है कमी आ जाती है उत्पादन में। तो अगर रासायनिक विधि से हम लोग खरपतवार नियंत्रण करते हैं तो इसके लिए है कि रोपाई के 1 सप्ताह के अंदर ही प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड, जो कि घास निकलने के पहले जो रसायन है डालते हैं, तो वो उसके कारण जो घास है वो नहीं निकल पाता है। तो इसमें प्रेटिलाक्लोर रसायन का हम लोग यहाँ किसान के यहाँ प्रयोग किए हैं तो उसका बहुत ही अच्छा परिणाम आया है। रोपाई के 5 दिन के अंदर 600 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल करके 1 एकड़ में स्प्रे करते हैं तो घास और या खरपतवार की संख्या में काफ़ी कमी आती है। और इसके बाद पुनः अगर कुछ चौड़ी पत्ती वाले भी खरपतवार हैं तो वो उस खेत में रोपाई के 25 दिन के बाद 25 से 30 दिन के आसपास अगर उसका आधा लीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल करके और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार पर अगर स्प्रे करेंगे तो वो जो है मर जाता है। और इसमें बहुत हद तक हम लोग खरपतवार नियंत्रण पर कर पाते हैं। गर्मा धान की अच्छी उपज लेने के लिए किसान भाइयों को सलाह है कि वो समय से रोपाई करें। उसके बाद नियमित रूप से जो उर्वरक है जिसमें कि फॉस्फेटिक और पोटासिक खाद है उसको आप रोपाई के पहले डालें। और जो नेत्रोजन है उसका 3 बार में प्रयोग करें, 1 बार में पूरी मात्रा न डालें। पहला बार तो है कि पहला जब हम लोग कोनो वीडर चलाते हैं तो उस 15-20 दिन के आसपास उस समय डालें, फिर दूसरा जो है 40 दिन के आसपास, और तीसरा जो है जब धान फूटने के जस्ट पहले उसको प्रयोग करें। और जो भी इसमें कीट व्याधि है उसका समय से आप नियंत्रण करें तो आपकी अच्छी उपज
ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका और सभी किसान भाइयों को जोहार। देर आए लेकिन दुरुस्त आए, है ना गौरी? हाँ, आज हमें बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिली पाठक बाबा से। हाँ, तो अपने दर्शकों से विदा लें। मन तो नहीं कर रहा पाठक बाबा, लेकिन समय की पाबंदी है। चलते चलते हम अपना पता लिखवा दें। और हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा उप महानिदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो इसी के साथ दीजिए हमें इजाजत। जोहार।